बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट ईयर बायोलॉजी न्यू बुक। हमारे पास चैप्टर 3। हमने आज क्या पढ़ने हैं? मैक्रो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। सिंपल मैक्रो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करना है और साथ में हमने किस चीज को पढ़ना है? कंडेंसेशन और हाइड्रोलिसिस को पढ़ना है। तो इसका हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन करना है, फिर हमने कंडेंसेशन और हाइड्रोलिसिस को पढ़ना है। फिर बाद में हम आने वाले आहिस्ता आहिस्ता प्रोटीन को भी डिटेल से पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट को भी डिटेल से पढ़ेंगे, लिपिड को भी डिटेल से पढ़ेंगे, न्यूक्लिक एसिड को भी क्या करेंगे? डिटेल से पढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता। अब सबसे पहले आते हैं हमारे पास जो मैक्रो। मैक्रो का मतलब क्या होता है? मैक्रो देखो, ए अगर ए आ गया मैक्रो तो इसका मतलब क्या है? लार्ज। इसका मतलब क्या है? लार्ज। अगर हमारे साथ क्या आ गया? माइक्रो आ गया। क्या? माइक्रो। एम आई आ गया तो इसका मतलब क्या है? स्मॉल। सही है। तो मैक्रो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल, मैक्रो का मतलब क्या है? बड़े। बड़े ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो बड़े ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हमारे पास कितने हैं? 4। प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स है और न्यूक्लिक एसिड। देखो मैक्रो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को हमने एक और खास नाम दिया था इंट्रोडक्शन में, अगर आप लोगों को याद है। मैक्रो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इन चारों मॉलिक्यूल को हमने इंट्रोडक्शन में एक खास नाम दिया था। याद है या नहीं? अच्छा, ये किसी को याद नहीं है? अब सलाम। वो परसेंटेज इसी लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया। खैर मैं बताता हूँ। देखो ये जो चारों मॉलिक्यूल है ना, इसको हमने एक खास नाम दिया और वो खास नाम क्या था? बायो मॉलिक्यूल। बायो हमारे पास क्या है? बायो मॉलिक्यूल। तो ये जो चारों मैक्रो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इसको हम क्या नाम देते हैं? बायो मॉलिक्यूल। क्या नाम देते हैं? बायो मॉलिक्यूल। सबसे पहला हमारे पास क्या है? प्रोटीन। अगर प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, लिपिड हो, तीनों, ये जो तीन है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, इसका काम क्या है? हमारी बॉडी को एनर्जी देना। हमारी बॉडी को क्या देना? एनर्जी देना। क्या देना? एनर्जी देना। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमारे पास प्रोटीन कॉम्पोनेंट है। प्रोटीन मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाए थे इंट्रोडक्शन के लेक्चर में, अगर आप लोगों को याद हो। अभी उस्मान ने बताया भी कि हमने प्रोटीन 18%, सब कुछ कार्बोहाइड्रेट की परसेंटेज वगैरह। तो हमने पढ़ा प्रोटीन कितना परसेंट है बॉडी में, उसी तरह 1 में मिलियन सेल में कार्बोहाइड्रेट कितना है, लिपिड कितना है, अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कितने हैं। तो वहां पर हमारे पास जो प्रोटीन है ना, प्रोटीन सबसे एबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। सबसे एबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? सबसे ज्यादा पाए जाने वाला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हमने कौन सा है? प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का तो पता है ना, ऐसे मॉलिक्यूल जो किस चीज से बने हो? हाइड्रोकार्बन से। क्या? हाइड्रोकार्बन। मतलब हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव को हम क्या नाम देते हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। या सिंपल अल्फाज में देखो, ऑर्गेनिक का मतलब क्या है? ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन साथ आ जाए, उसको हम नाम देते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। देखो प्रोटीन भी हमें क्या देती है? एनर्जी देती है। एक तो आपने याद रखना है, सबसे ज्यादा एबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। दूसरा ये हमें क्या देती है? एनर्जी देती है। हमारी बॉडी को क्या देती है? एनर्जी देती है। और ये बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन इज ए का मतलब क्या है? अमाइनो एसिड। यस, अमाइनो एसिड। तो जो प्रोटीन है वो किस चीज से बनते हैं? अमाइनो एसिड से बनते हैं। तो आपने याद रखना है, अमाइनो एसिड इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। देखो ये कमरा बनाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? सबसे छोटा चीज क्या है? ईंट। एक ईंट हमारे पास सबसे छोटा है, तो बहुत सारी ईंट को हम मिलाएंगे, क्या बन जाएगा? कमरा बन जाए। तो इसी तरह अगर अपने एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाना है प्रोटीन का, तो अपने छोटे छोटे बहुत सारे अमाइनो एसिड को आपस में मिलाने होंगे। जब एक बड़ा पॉलीमर बन जाएगा तो उसको हम क्या नाम देंगे? प्रोटीन का नाम। तो प्रोटीन भी किस चीज से बना हुआ है? अमाइनो एसिड से बना। अब ये बिल्डिंग मटेरियल ऑफ लाइफ, ये हमारी लाइफ का जो बिल्डिंग मटेरियल है वो हमारे पास क्या है? प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। तो बिल्डिंग मटेरियल ऑफ लाइफ हमारे पास क्या है? प्रोटीन है। इसको आपने याद रखना है। सेकंड नंबर पर आते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारे पास फिर से उसी तरह, चाहे प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, लिपिड हो, ये हमारे पास किस चीज से बने हुए? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। तो हम मैंने लिख लिया कंपोज्ड ऑफ, मेनली जो हमारे पास एलिमेंट पाए जाते हैं, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। याद रखना ये सबसे प्राइमरी फ्यूल। प्राइमरी फ्यूल का मतलब क्या है? हमारी बॉडी में सबसे पहले एनर्जी देने वाले जो हमारे पास कंपाउंड होंगे वो क्या होगा? कार्बन। देखो मैं यहाँ पर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ना, मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? देखो मैं, मेरे पढ़ाने के पीछे वजह क्या है? देखो सही है, एक तो आप लोग स्टूडेंट आते हो, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। दूसरा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं अपना मुंह हिला रहा हूँ, हाथ हिला रहा हूँ, किसकी वजह से? कार्बोहाइड्रेट की वजह से। कार्बोहाइड्रेट मेरी बॉडी में तोड़ रहे, हमारी बॉडी में इसके मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जिसके नतीजे में मुझे क्या मिल रही है? एनर्जी मिल रही है। उस एनर्जी को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ और आप लोगों के सामने मैं पढ़ा।
अगर मेरी बॉडी में एनर्जी खत्म हो जाए, कार्बोहाइड्रेट कम हो जाए, तो मैं आप लोगों को नहीं पढ़ा सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं पढ़ा। तो इसी वजह से हमारी बॉडी में देखो, जब हम रोजा रखते हैं, रोजा रखने हम अफ्तार कर रहे हैं ना, अफ्तार कर रहे हैं ना, तो हम सबसे पहले क्या पीते हैं? शरबत पीते हैं या नहीं? जब हम शरबत पीते हैं, देखो खाना हम खाते हैं, खाना हम बाद में खाते हैं, जब हम शरबत पी लेते हैं एक मिनट के बाद हम बिल्कुल एनर्जेटिक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो शरबत है वो हमें क्या देती है? कार्बोहाइड्रेट देती है। क्या देती है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट सबसे पहला जो हमें सबसे जल्दी एनर्जी देने वाला कंपाउंड क्या है? कार्बोहाइड्रेट। गोश्त हमारे पास प्रोटीन, जिस तरह गोश्त किस चीज से बने? प्रोटीन, लिपिड, वो हमारे पास बाद में आते हैं। सबसे पहले जब हमें एनर्जी मिलेगा किससे मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट। तो इसी वजह से हम कहते हैं प्राइमरी फ्यूल, और ये भी हमें एनर्जी देता है। तो सबसे पहला एनर्जी देने वाला कंपाउंड हमारे पास क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। सेकंड पे लिपिड आएगा, थर्ड पे हमारे पास पे प्रोटीन है। क्या आएगा? प्रोटीन। अब इसके बाद हमारे पास क्या है? लिपिड। लिपिड हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। ये हेट्रोजीनियस कंपाउंड है। हेट्रोजीनियस कंपाउंड का मतलब क्या है? ये हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट, मतलब ये मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप से बना हुआ है। लिपिड भी हमारे पास क्या है? हमें एनर्जी देता है। और बिल्डिंग ब्लॉक फॉर सेलुलर ऑर्गेनेलिज, बहुत सारे सेलुलर ऑर्गेनेलिज का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है? लिपिड। तो हमारे पास जो सेलुलर ऑर्गेनेलिज है वो किस चीज से बनती है? लिपिड से बनती है। अब आते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड हमारे पास क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। आपने एक बात याद रखना है, न्यूक्लिक एसिड के कितने टाइप है? दो, एक डीएनए है, दूसरा आरएनए। दूसरा हमारे पास क्या है? आरएनए। देखो हमारे पास जो डीएनए और आरएनए है इसको हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड हमारे पास क्या है? रिजर्व जेनेटिक या रिजर्व बैंक ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। देखो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? हमारे पेरेंट्स से देखो हमें खसूसियात ट्रांसफर हुई या नहीं? तो देखो वो खसूसियात किसकी वजह से ट्रांसफर होती है? डीएनए और आरएनए के जरिए। तो याद रखना ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का बैंक है वो क्या है? न्यूक्लिक एसिड। देखो हम कहते हैं हम अपने बाप से मैच कर रहे हैं या अपने मदर से मैच कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें क्या है? अपने पेरेंट्स की ही जेनेटिक इंफॉर्मेशन मौजूद है। हमें अपने पेरेंट्स की जेनेटिक इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो याद रखना ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है इसका बैंक क्या है? न्यूक्लिक एसिड। क्या है? न्यूक्लिक एसिड। आंखों का कलर हमारे, देखो हम पेरेंट्स से हमारी आंखों का कलर मैच कर रहे थे या हमारी बॉडी फिजिक्स मैच कर रही थी, ये किसकी वजह से? जेनेटिक इंफॉर्मेशन की। हमारे पेरेंट्स से जेनेटिक इंफॉर्मेशन पास हो जाती है हमने, देखो मतलब पेरेंट की जेनेटिक इंफॉर्मेशन बच्चों में पास होती है। अब क्या बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। देखो जो न्यूक्लियोटाइड है ना वो किस चीज से बने होते हैं? न्यूक्लिक एसिड से। सॉरी ये जो न्यूक्लियोटाइड है ना ये हमारे पास क्या बनाता है? न्यूक्लिक एसिड बनाता है। तो बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो याद रखना हमारे पास। इसके बाद हेरिडिटी मटेरियल। जो हेरिडिटी मटेरियल डीएनए हमारे पास क्या है? हेरिडिटी मटेरियल, मतलब वरासती मादा। वरासती मादा का मतलब क्या है? पेरेंट्स से बच्चों में कैरेक्टरिस्टिक का ट्रांसफर करना किसका काम है? डीएनए का काम है। देखो पेरेंट्स जो होते हैं बच्चे, देखो बच्चे अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, किस वजह से मिलते हैं? इसी वजह से मिलते हैं, डीएनए की वजह से मिलते हैं। इसके बाद आरएनए हमारे पास क्या है? इसका काम क्या है? सिंथेसिस प्रोटीन अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ डीएनए। देखो डीएनए क्या है? हिदायत देता है। डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है और वो मैसेंजर आरएनए जाकर राइबोसोम के साथ अटैच होता है, फिर वहां पर क्या होती है? प्रोटीन। देखो सिंपल आपने याद रखना है, आरएनए प्रोटीन तो बनाती है मगर डीएनए के हिदायत के मुताबिक, डीएनए के हिदायत के मुताबिक। अब हमारे पास क्या है? कंडेंसेशन और हाइड्रोलिसिस। देखो कंडेंसेशन और हाइड्रोलिसिस एक दूसरे की क्या है? अपोजिट है। देखो कंडेंसेशन का मतलब क्या है? हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है? देखो कंडेंसेशन का मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स फ्रॉम अ स्मॉल मॉलिक्यूल। सिंपल इसका मतलब क्या है? देखो अगर हम क्या करेंगे, एक बड़ा मॉलिक्यूल बना दे छोटे मॉलिक्यूल से। क्या है? एक बड़ा मॉलिक्यूल बना दे छोटे मॉलिक्यूल से, इसको हम क्या नाम देंगे? कंडेंसेशन। मतलब क्या है? देखो अगर हम छोटे मॉलिक्यूल, एक मतलब बहुत सारे छोटे मॉलिक्यूल को आपस में मिला देंगे ना, तो उससे जब एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाएगा, इसको हम क्या नाम देंगे? कंडेंसेशन। मगर याद रखना कंडेंसेशन में अगर आपने पॉलीमर, पॉलीमर का मतलब क्या है? पॉली का मतलब मेनी, मर का मतलब क्या होता है? यूनिट होता है। तो अगर आपने एक बड़ा पॉलीमर बनाना है तो आपने क्या करना है? छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल को आपस में कंबाइन करना है, उससे हमारे पास क्या बन जाएगा? पॉलीमर। मोनोमर का मतलब क्या है? छोटे मॉलिक्यूल। मोनोमर का मतलब वन, मोनो का मतलब वन, मर का मतलब यूनिट। छोटे स्मॉल यूनिट आपस में जब कंबाइन हो जाएंगे तो उसे एक बड़ा पॉलीमर बन जाएगा। मगर याद रखना कंडेंसेशन में जब आप छोटे मॉलिक्यूल को आपस में मिलाओगे ना, तो छोटे मॉलिक्यूल के मिलने से वहां पर याद रखना बड़ा मॉलिक्यूल तो बन जाता है, मगर बड़ा मॉलिक्यूल किस तरह बन जाता है? बाय रिमूवल ऑफ वाटर। देखो माइनस वाटर। तो याद रखना कंडेंसेशन में वाटर क्या करेंगे आप लोग? रिमूवल ऑफ वाटर।
जब तक आप वाटर को रिमूव नहीं करोगे तब तक आपके साथ बड़ा मॉलिक्यूल नहीं बन जाता। देखो किस तरह, हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, यहाँ से हाइड्रोजन देखो, यहाँ से OH मॉलिक्यूल और यहाँ से H मॉलिक्यूल। तो देखो ये दोनों आपस में कंबाइन करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लिया इसने एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लिया। मगर याद रखना, बड़ा मॉलिक्यूल तो बन गया, मगर हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल भी क्या हो गया, रिमूव हो गया। वाटर मॉलिक्यूल भी क्या हो गया, रिमूव। देखो हमारे पास एक छोटा मॉलिक्यूल, ये दूसरा छोटा मॉलिक्यूल, अगर ये दो छोटे मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करेंगे तो इससे क्या बन जाएगा, देखो लेट्स सपोज ये एक बड़ा मॉलिक्यूल बन गया, एक हमारे पास क्या बन गया, बड़ा मॉलिक्यूल। तो जब छोटे मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करेंगे उससे बड़ा मॉलिक्यूल बन जाएगा। इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। मगर याद रखना, कंडेंसेशन में जब छोटे मॉलिक्यूल मिल जाते हैं बड़ा मॉलिक्यूल तो बना देते हैं, मगर इस प्रोसेस में पानी का रिमूव होना लाजिमी होता है, पानी का रिमूव होना लाजिमी होता है, सिंपल। तो यहाँ पर देखो एग्जांपल, जिस तरह दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में मिल जाते हैं क्या बना देता है, डाइसैकराइड। बाय रिमूवल ऑफ वाटर, यहाँ पर पानी क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है और हमारे पास क्या बन जाता है, डाइसैकराइड। एक बड़ा यूनिट होता है जिस तरह माल्टोज बनता है। अब हाइड्रोलिसिस बिल्कुल इसका उल्टा, अगर हम क्या करेंगे, बड़े मॉलिक्यूल से क्या बना दे, छोटा मॉलिक्यूल बना दे। देखो एक बड़ा मॉलिक्यूल है ना, अगर हम बड़े मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करेंगे छोटे मॉलिक्यूल में, देखो ये मॉलिक्यूल सपोज मैंने इसे ब्रेक डाउन कर लिया, इससे क्या बने, दो मॉलिक्यूल बने। कितने मॉलिक्यूल बने, दो मॉलिक्यूल हमारे पास बन गए ना। तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस उल्टा है, ये क्या है, बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है कंडेंसेशन का, जिसमें हम क्या करेंगे, पॉलीमर को क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे मोनोमर में। मतलब क्या है, हम एक बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। मगर हाइड्रोलिसिस में हम क्या करेंगे, पानी को ऐड करेंगे, पानी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, पानी को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तब हमारे पास एक बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। जिस तरह हमारे पास क्या है, देखो 1 2 3 4 चार मॉलिक्यूल आपस में देखो अटैच है, यानी अगर इस चार मॉलिक्यूल को मैं ब्रेक डाउन करूं, यहाँ पर क्या डाल दूं, पानी डाल दूं, क्या डाल दूं, पानी, एडिशन ऑफ वाटर। तो ये बड़ा मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो गया, देखो चार छोटे यूनिट में कन्वर्ट हो गया। तो बड़े मॉलिक्यूल को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना बाय द एडिशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। जिस तरह डाइपेप्टाइड हमारे पास क्या है, एक पॉलीमर है। अगर हम यहाँ पर पानी को ऐड करेंगे तो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा, अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर एंड होता है।